हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे खूबसूरत अपने प्यारे चैनल आरटी एकेडमी। आरटी एकेडमी हमारा चैनल है जहां हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज पढ़ा रहे हैं, यानी पूरे साल का कोर्स आपको हम करा रहे हैं आरटी एकेडमी पर। हम ये कोर्स कर रहे हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखकर। हम किसी कंपटीशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में किस किस तरह की डेरिवेशंस, किस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस और किस तरह के न्यूमेरिकल्स आया करते हैं। जिस थ्योरी को जिस तरह से पढ़ने पर हमारा काम बोर्ड का बहुत अच्छा चलेगा, हम वो पोर्शन कंप्लीट करेंगे। हम फिजिक्स क्लास 12th में मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाला पार्ट पढ़ रहे थे। इफेक्ट्स ऑफ करंट तो अब ओवर हो रहा है और आज से जो मैग्नेटिक इफेक्ट था करंट का, यानी मैग्नेटिक फील्ड थी, उसका एक दूसरा इफेक्ट चालू हो रहा है जहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी मूविंग चार्ज पर। मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स हम पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली खास बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो हमारे चार्ज पर फोर्स लग रही है, कुछ है जैसे देखते हैं। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह है। मैं इसको बहुत स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, चीजों को सिंप्लीफाइड रखने के लिए कांस्टेंट बी फील्ड का एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट बी फील्ड हो। इन जनरल ये वैलिड है। चार्ज q है और कोई इसकी वेलोसिटी है लेट्स से v, और आप वेलोसिटी की डायरेक्शन देख पा रहे हैं, मैंने b फील्ड से थोड़ा इंक्लाइन दिया हुआ है। ये जो इंक्लाइन मैंने एंगल दिया है, इस एंगल की वैल्यू को मैं थीटा बोल देता हूं। यानी जो डेफिनेशन यहां क्रिएट की गई है वो थीटा की ये है, जिसमें थीटा की जगह बोला जाएगा एंगल बिटवीन B फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर। चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया, आप देख पा रहे हैं। अब इसकी कोई प्रूफ नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, बस जो फोर्स लिखी गई है, फोर्स ऑन Q ड्यू टू B फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाला जो फोर्स है वो है Q, V, D एंड साइन थीटा। सिंपल फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा जुगाड़ बता के पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि Q के प्रोपोर्शनल है, V के प्रोपोर्शनल है वगैरह वगैरह, तो बकवास। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है Q V V sin थीटा, यानी कि चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, जितना तेज पार्टिकल चलेगा उस स्पीड पे डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर इज द फोर्स ऑन द चार्ज। कॉमन सेंस है, फील्ड जितना स्ट्रांग होगी इंटरेक्शन उतना स्ट्रांग होगा। एक जो खास बात इसमें निकल कर आई है, दैट इज दिस sin थीटा। जो sin थीटा का थीटा है प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसका कारण क्या है कि थीटा की वैल्यू को 0 कर दो या 180 डिग्री कर दो। भाई 0 मिनिमम एंगल हो सकता है दो वेक्टर्स के बीच में, 180 मैक्सिमम हो सकता है। तो मैं कहूं अगर ऐसा है तो फिर ऐसे समय पे sin थीटा की वैल्यू मेरे लिए 0 निकल के आएगी। और sin थीटा 0 निकलने का मतलब है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है किसी मूविंग चार्ज पर, ये भी 0 निकल के आएगी। इसका मतलब जो पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसकी बजाय अगर मैग्नेटिक फील्ड जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे होती, और इसी जगह पर इस चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन देखिए आप लोग, मोशन की डायरेक्शन ऐसे होती जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये B फील्ड और ये वेलोसिटी। तो ऐसे में फोर्स लगता बच्चों 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोर्स ही नहीं लगता। लेकिन इसकी जगह अगर कहा जाए if थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऐसे समय में जो sin थीटा है बच्चों वो होता +1, एंड दिस इज नथिंग बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा, जिसकी वजह से मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स जो है वो Q V B हो जाएगी, sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। आई होप ये बात सबको एडजस्ट हो गई। ये फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना बात नहीं बनेगी। इस फॉर्मूले को थोड़ा और अच्छी तरह देखें। लुक एट दिस फॉर्मूला, ये है Q V B sin थीटा। तो कोई बच्चा इसको ऐसे सोच सकता है कि सर Q ऑफ V क्रॉस B, कोई बच्चा B क्रॉस V भी सोच सकता है, पर उससे डायरेक्शन ऑफ फोर्स गलत आती है, इस वजह से दिस इज नथिंग बट V क्रॉस B। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। Q ऑफ V क्रॉस B। अब किसी बच्चे को A क्रॉस B की प्रॉपर्टी अगर याद हो, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B एंड sin थीटा n कैप।
यानी जो फोर्स है बेटा वो A क्रॉस B से निकल के आ रही है। गौर से देखिए V क्रॉस B, तो V sin थीटा, V क्रॉस B वही बनने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं इसे कहूं कि ये फोर्स वेक्टर है, तो लॉजिकली फोर्स वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी। जहां V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वहीं पर मेरी फोर्स भी आएगी। ठीक, तो हम ऐसा कह सकते हैं, इसमें यहीं पर लिख सकते हैं, फोर्स is in the direction of V क्रॉस B प्रोडक्ट। जहां पर भी ये V क्रॉस B वाला प्रोडक्ट आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली उस डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जानना चाहिए कि V क्रॉस B कैसे निकाला जाता है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि क्रॉस कैसे निकालते हैं। हमने लास्ट टाइम किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, बट स्टिल मैं आपको बोलता हूं कि V क्रॉस B करिए। इसमें हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला बेटे V क्रॉस B से आ रहा है, यानी B की तरफ हमें हाथ फैलाना है, B की तरफ मोड़ लेना है। तो आप देखें कि आपने V क्रॉस B लिख रखा है, आप V से B की तरफ मुड़कर आ रहे हैं। ठीक है, आप B से B की तरफ मुड़कर आ रहे हैं, V क्रॉस B। क्या आप क्लॉकवाइज घूमने लग गए? तो जवाब है हाँ। और क्लॉकवाइज घूमने का मतलब है कि परपेंडिकुलर इनवर्ट द प्लेन फोर्स आएगी। इसी प्रकार से बच्चे आप वेलोसिटी को इधर मान लीजिए, फोर्स को बी फील्ड को इधर मान लीजिए, तो आप पाएंगे कि आप वेलोसिटी से बी फील्ड जाने के लिए क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और क्योंकि आपका साइकिल क्लॉकवाइज है इसलिए फोर्स आपकी अंदर आ रही है। इसी तरह आप इधर वेलोसिटी लीजिए और इधर बी फील्ड ले लीजिए, और फिर सोचिए क्या सीन हो रहा है। तो आप कहेंगे वेलोसिटी से बी फील्ड की तरफ घूमते हुए आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, और एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाइए तो थंब जो है बेटा बाहर आएगा, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड फोर्स की डायरेक्शन होगी। दिस इज द वे वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स मैग्नेटिक की थोड़ी चर्चा की जाए। मैग्नेटिक फोर्स बड़ी खास है, ये कहती है Q ऑफ V क्रॉस B। मैं वेक्टर नोटेशन की बात कर रहा हूं, तो F मैग्नेटिक इज पैरेलल टू V क्रॉस B if Q is positive, और F magnetic is anti-parallel. This is what we call as parallel and this is called anti-parallel. Anti-parallel का मतलब जहां V क्रॉस B आएगा उसका उल्टा हो जाएगा if Q is negative. कॉमन सेंस है कि आप V क्रॉस B की डायरेक्शन निकालिए, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन फोर्स को मिलेगी, अगर चार्ज नेगेटिव है तो V क्रॉस B का नेगेटिव मिलेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल होगी V क्रॉस B के, अगर चार्ज पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव हो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलेगी V क्रॉस B के। तो ये बात भी दिमाग में सेटल रखनी। अब दिमाग में और एक खास बात रखनी, देखिए क्या कि फोर्स रेस्ट वाले चार्जेस पे नहीं है, फोर्स इज ऑन मूविंग चार्जेस ओनली। आप देखें कि फोर्स का फॉर्मूला ही Q V B sin थीटा है, भाड़ा में गया सब कुछ, V इज इंपॉर्टेंट। अगर V नहीं है तो फोर्स नहीं, यानी रेस्ट वाले चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाती, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है। मोशन वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाती है, और ये खास तरह की मैग्नेटिक फील्ड भी लगाती है। ठीक है, अच्छी बात है। अब मोशन ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तीन प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। मोशन ऑफ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तीन प्रकार से, कैसे कैसे समझें। पैरेलल और एंटी पैरेलल टू फील्ड, या तो फील्ड के पैरेलल चले या तो एंटी पैरेलल चले। दूसरा तरीका हो सकता है परफेक्टली परपेंडिकुलर टू फील्ड। ध्यान दीजिए, पहला कह रहा हूं कि पैरेलल एंटी पैरेलल फील्ड के चले, दूसरा कह रहा हूं कि परफेक्टली परपेंडिकुलर। व्हाट इज परफेक्टली परपेंडिकुलर? एग्जैक्ट 90 डिग्री। इसके अलावा हम बोलते हैं ओब्लीक इंसिडेंस। ओब्लीक इंसिडेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर इंसिडेंस भी ना रहे और पैरेलल एंटी पैरेलल भी ना रहे। तो क्या होगा वो देखते हैं।
आइए भाई सबसे पहले पैरेलल एंटी पैरेलल की बातें करते हैं। तो पैरेलल एंटी पैरेलल में आपके लिए सबसे पहले हम फील्ड लाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं कि चलिए मान लीजिए कि किसी प्रकार की कोई कांस्टेंट फील्ड है, अपने कोर्स में कांस्टेंट फील्ड ही है तो ज्यादा वेरिएशन पे ध्यान नहीं देना है, ठीक, इंपॉर्टेंट। हम पॉजिटिव चार्ज का प्रोटोटाइप लेके चलते हैं एंड दिस चार्ज इज गोइंग दिस वे। एक और पॉजिटिव चार्ज का प्रोटोटाइप लेके चलते हैं, दिस चार्ज इज गोइंग दिस वे। ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है। दोनों चार्जेस का डिस्कशन करें बेटा। तो चार्ज 1 के लिए बातें करें, हम कहें कि फोर्स कितनी, तुम कहोगे Q ऑफ V क्रॉस B, दिस इज माय फोर्स। अब फोर्स की बातें करें तो लिखेंगे Q V B sin थीटा। और अगर इस थीटा को देखें फर्स्ट पार्टिकल के लिए, जिस दिशा में B फील्ड दिखाई दे रही है वहीं पे वेलोसिटी दिखाई दे रही है, दिस इज 0। तो दिस इज Q V B sin 0, hence the force becomes 0। जैसे ही फोर्स 0 आएगा वैसे ही हम कहने लग जाएंगे कि एक्सेलरेशन भी 0। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि dv by dt is nothing but acceleration, and if the acceleration is 0 then dv by dt is 0, and if dv by dt is 0 तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। कोई भी ऐसी चीज जिसका डिफरेंशिएशन 0 हम कहेंगे वो चीज कांस्टेंट है। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो ये मालूम चला कि भैया ये भी मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और साथ में डायरेक्शन भी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल में कोई डेविएशन नहीं होगा, सफर्स नो डेविएशन। किसी प्रकार का कोई डेविएशन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन में जिस पाथ पे जा रहा था उस पाथ पे जाएगा, जिस वेलोसिटी से जा रहा था उस वेलोसिटी से जाएगा। व्हाटएवर बी द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, वो चेंज होने वाली नहीं। अब पार्टिकल 2 के लिए बेटा यही डिस्कशन करें। पार्टिकल 2 के लिए बच्चों आप देखो तो अगेन F इक्वल टू नथिंग बट Q ऑफ मॉड ऑफ B क्रॉस B। मैं मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन नहीं ले रहा हूँ। तो ये बनेगा Q V B sin थीटा। एंड आप सब जानते हैं कि सेकंड केस के अंदर थीटा की वैल्यू 180 है, sin 180 अगेन 0 है, तो फोर्स की वैल्यू फिर से 0। अब क्योंकि फोर्स 0 आ रहा है तो इसका आउटकम भी यही है कि एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन 0 है तो आप कहेंगे कि dv by dt भी 0 है। dv by dt 0 है तो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी ना डायरेक्शन बदलेगी ना मैग्नीट्यूड बदलेगा। तो इसमें भी ये प्राणी भी सफर्स नो डेविएशन। और कभी कांस्टेंट फील्ड के अंदर फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल अगर पार्टिकल चल रहा है तो क्या उसमें कोई डेविएशन होगा? जवाब है नहीं। डेविएशन नहीं होगा तो पाथ कैसा होगा पार्टिकल का? स्ट्रेट लाइन। पूछा जाता है पेपर में कि पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड अगर चलेंगे तो दोनों ही केस में पाथ कैसा सेलेक्ट करेगा पार्टिकल? पाथ वुड बी 100% स्ट्रेट लाइन इफ द फील्ड इज कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट फील्ड के लिए पाथ स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो पाथ कैसा होगा इस बात पे बहुत ध्यान देना है, इसको गड़बड़ नहीं करनी है, बोलना नहीं। चलिए अगली बात करते हैं। थोड़ा बहुत मैं परपेंडिकुलर टू फील्ड वाला केस थोड़ा लेके चलता हूं। परपेंडिकुलर टू फील्ड अगर मेरी वेलोसिटी है तो फोर्स का फॉर्मूला मेरे लिए होगा Q ऑफ V B sin थीटा। मैं जानबूझकर इस थीटा को परपेंडिकुलर केस की वजह से 90 बना रहा हूं, तो sin 90 की वैल्यू बच्चा बनूंगी। तो जो फोर्स लगेगी बच्चा वो 100% F max लगेगी, दैट वुड बी Q ऑफ V क्रॉस B। ये नेट फोर्स आ गई। नाउ फोर्स अगर ये है नेट तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? तो आप कहोगे F net डिवाइडेड बाय मास। This becomes nothing but QVB divided by m। ये बेटा एक्सेलरेशन। आई होप सबके दिमाग में आया होगा। अगर ये एक्सेलरेशन है तो क्या वेलोसिटी बदल रही है? हाँ, वेलोसिटी बदल रही है। एक्सेलरेशन कंफर्म्स कि वेलोसिटी चेंजेस। हम कहेंगे वेलोसिटी चेंजेस। हाँ, वेलोसिटी में दो बातें हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। वेलोसिटी चेंज कंफर्म करता है कि या तो मैग्नीट्यूड या तो डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज गारंटी से चेंज होगी। दोनों भी हो सकती है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन 0 है फिर इस बात की गारंटी है कि दोनों ही नहीं बदलेंगे। फिलहाल हमारा एक्सेलरेशन छुपा हुआ है, वो ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि ये मैग्नीट्यूड बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा या दोनों बदलेगा। तो हम इसमें खुद से कुछ पड़ताल करते हैं और ढूंढते हैं कि क्या हमारा एक्सेलरेशन इस परपेंडिकुलर टू फील्ड केस में
स्पीड बदल सकता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बदल सकता है, सिर्फ डायरेक्शन बदलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा, दोनों करेगा। तो चलो करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स का बेटा जो फॉर्मूला है दैट इज Q ऑफ V क्रॉस B। आप क्रॉस प्रोडक्ट से बातें कर रहे हैं। आप इस बात को जानते हैं कि अगर C वेक्टर कोई A क्रॉस B से निकल कर आ रहा हो तो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर, यानी A और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब थोड़ा 3D डायग्राम में आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये वेक्टर A है और मान लीजिए कि ये वेक्टर B है, और आप इसे अगर बहुत करीब से देखें इस प्रकार से इन दोनों को मिलाकर एक प्लेन बन जाएगा। जमीन दिख रही है आपको 2D में, ये जमीन है, और फिर आपको दिखाई देगा कि जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा वो ऐसे ऊपर आएगा, B क्रॉस है, दिस इज नथिंग बट B क्रॉस, ये डायरेक्शन है। तो आप देखें इसको घुमाया, B क्रॉस से ऊपर की तरफ आया, तो ये देखोगे तो A के भी परपेंडिकुलर होगा और इसे देखोगे तो ये B के भी परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है मेरी बात? ऐसा तो जो C वेक्टर है वो A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, आल्सो C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो इसका मतलब ये वेक्टर की क्रॉस की प्रॉपर्टी का अगर मैं इस्तेमाल अपने फोर्स में करूं तो मैं कहूंगा मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर, आल्सो मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू B फील्ड वेक्टर। अब मुझे B फील्ड से इतना लेन देन नहीं है, मैं अपने वेलोसिटी वाले केस को आगे बढ़ाता हूं। फोर्स वेक्टर मैग्नेटिक इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, तो गौर से देखना, मैं कहूं कि मैग्नेटिक फोर्स कितना वर्क डन कर रही है, तो आप कहोगे फोर्स मैग्नेटिक डॉट dx। जवाब है ठीक है। एक काम करो, इसको dt से मल्टीप्लाई करो और dt से डिवाइड करो, तो dx by dt क्या बन गया सर? ये तो बन गया वेलोसिटी f डॉट dx, और फिर आगे चल के dt ऐसे। तो आप देखो f डॉट v बन गया ये। व्हाट इज f डॉट v? आप कहोगे कि f डॉट v का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन देम, और हमने क्या कह रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये हो गया 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो फोर्स कितना, ये फोर्स और इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कितना हो गया? 0। हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं वो 0 होते हैं, और हमने अभी कहा कि फोर्स और वेलोसिटी दूसरे के परपेंडिकुलर है। वर्क डन कैसे लिखते हैं? f डॉट dx, मैंने dt से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, dx by dt बन गया वेलोसिटी, f डॉट v। वेलोसिटी तो भी परपेंडिकुलर बोली, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो भी 0 आएगा, नहीं करूंगा तो भी 0 आएगा, इसका मतलब टोटल वर्क डन भी 0 है और हर इंस्टेंट का वर्क डन 0 है। अच्छा, बड़ी खास बात है। हाँ, खास बात तो है। आइए अच्छी बातें करते हैं, कुछ सीखते हैं इसमें। मैंने कहा कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना आ रहा है? वो हमेशा 0 आ रहा है। अभी मैंने करके दिखाया कि dw इक्वल टू f डॉट v इनटू dt। ये f डॉट v का टर्म जो है वो परपेंडिकुलर होने की वजह से हमेशा 0 हो जा रहा है, और क्योंकि उस वजह से 0 हो रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 है। अब मैं ये कहूं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का इस्तेमाल करो तो वो कहता है कि वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई और फोर्स प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल, और हमने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन तो होता ही नहीं है, ये अब k इनिशियल को कर लीजिए, तो दिस बिकम्स k फाइनल इक्वल टू k इनिशियल, यानी हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इसे फाइनल कर लो, इसे इनिशियल कर लो, हाफ m कट जाएंगे, v इनिशियल इक्वल टू v फाइनल। स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी तो बदल रही है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। क्या बात है, यानी कि एक्सेलरेशन तो था q v b sin थीटा डिवाइडेड बाय m, और उसके बाद if थीटा इक्वल टू 90, वो परपेंडिकुलर इंसिडेंस वाला केस, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है q v
अपॉन m वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस। यहां दो बातें, एक डायरेक्शन और एक वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एज स्पीड। हम कहेंगे डायरेक्शन, उसमें हम कहेंगे हाँ बदलती है, चेंजेस। स्पीड कांस्टेंट नहीं बदलती, स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। फैक्ट्स हैं, दिमाग में रखने हैं, काइनेटिक एनर्जी को लेकर, स्पीड को लेकर, वर्क को लेकर हमेशा याद रखना। तो हमारे पास कुछ ऐसा सीन आ गया है जहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये वो फोर्स है जिस फोर्स के वर्कडन नहीं होते, जिसका कोई वर्कडन नहीं है, पार्टिकल इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करेगा पर वर्कडन नहीं आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर केस हो गया बेसिकली। स्पीड नहीं बदलेगी पर फिर भी एक्सेलरेशन। कोई ऐसा मोशन सोचा है आपने? तो हम कहेंगे हाँ सोचा है। ऐसा मोशन सोचा है हमने जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ पार्टिकल इनसाइड सम काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैं यहां बना देता हूं कुछ क्रॉस बोर्ड के अंदर, एक डिजिटल बोर्ड के अंदर, स्क्रीन के अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मैं कांस्टेंट बी फील्ड एज्यूम कर रहा हूं, कांस्टेंट बी फील्ड ही इंपॉर्टेंट है, तो कांस्टेंट बी फील्ड। और यहां पर अगर मैं आपको किसी प्रकार का चार्ज पार्टिकल देता हूं, यहां पर S से, और इससे कोई v वेलोसिटी देता हूं और पॉजिटिव चार्ज है q, तो आप बताइए क्या करने वाला है? तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा केस मिले जहां पर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो, तो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की जो स्पीड होती है वो टेंजेंशियल, उस पर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ, और ये हमेशा 90 रहता है। तो स्पीड नहीं बदलती पर वेलोसिटी बदलती है, यानी उसकी डायरेक्शन में लगातार चेंजेस आते रहते हैं। ये सर्कुलर मोशन में पढ़ा है। एग्जैक्टली सेम चीज हमें यहां दिख रही है मैग्नेटिक फोर्स के अंदर कि वेलोसिटी बदल रही है, स्पीड नहीं बदल रही, फोर्स हमेशा 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंस है तो परफेक्ट सर्कल करने वाला है। यानी कि हम यहां कहने वाले हैं कि जो हमारे पार्टिकल का पाथ है बच्चों, वो पाथ होने वाला है सर्कल। पार्टिकल का पाथ सर्कल रहेगा, ठीक है, सर्कल रहेगा। कैसे रहेगा सर्कल? तो समझाते हैं कैसे रहेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां लग रही है? जहां लग रही है सेंट्रीपिटल फोर्स उसी डायरेक्शन में मिल रहा है सेंटर। जहां मिल रही है सेंट्रीपिटल फोर्स उसी डायरेक्शन में मिल रहा है सेंटर। हमने V की तरफ हाथ फैलाया, V की तरफ मुड़ा, V क्रॉस V है ना, तो V की तरफ हाथ फैलाया, V की तरफ मुड़ा, थंब का आया ऊपर, जहां आया थंब बस वही है फोर्स की डायरेक्शन। ये रही हमारे फोर्स की डायरेक्शन, यहां पर ये रहेगा सेंटर। अब ये कैसे सेंटर है? तो फोर्स की डायरेक्शन थी, तो गौर से देखो, जहां है फोर्स की डायरेक्शन उसी लाइन में तो सेंटर मिलेगा, जहां है फोर्स की डायरेक्शन उसी लाइन में तो सेंटर मिलेगा। हाँ बात तो सही है, पर रेडियस कितनी बड़ी होगी ये कैसे पता? वो कैलकुलेट कर लेंगे, उसकी चिंता नहीं करो, वो सब बायां तक के आ जाएगा। पर फिलहाल इस बात को एडजस्ट करो कि अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड चल रहे हैं तो पाथ हमेशा सर्कुलर मोशन होगा। तो पाथ सर्कल है, हाँ बिल्कुल सर्कल है। तो चलो एक काम करो, एक बढ़िया सुंदर टिकाऊ सर्कल बना लो यहाँ पे, जिसका टेंजेंट डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है। ये मान लेते हैं यहाँ पर पार्टिकल है तो ऐसे इसकी स्पीड है, यहाँ पार्टिकल है तो ऐसे स्पीड है। और ध्यान रखिए सर्कल नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कल है। हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दैट्स इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप देखें यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, 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 हर बार अंदर की तरफ, ठीक है। पर सेंट्रीपिटल फोर्स का ये तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर घूम रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नई फोर्स नहीं, इट्स जस्ट अ नेचर। डिफरेंट फोर्सेस सेंटर की तरफ एक्ट करके सेंट्रीपिटल का जो रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड की है बेटा? वो मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड की है। तो लॉजिकली इन दोनों को बराबर कर देना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। v is the speed of the particle, mass of the particle, the radius of the circle in which particle is traversing। मैग्नेटिक फोर्स तो हम लोगों ने qvb लिखी थी अभी। कैसे qvb लिख दी थी? याद करो यार, परपेंडिकुलर इंसिडेंस पढ़ रहे हैं ना, तो थीटा 90, v से v को कैंसिल कर दीजिए, तो r का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, that will become as mv/qv। this is our radius। समझ पा रहे हैं? mv/qv, ये रेडियस आ गई। मजा आ गया? रेडियस से कुछ फॉर्मूलाज लिखा कर दें, बड़ा खतरनाक है रेडियस। mv/qb रेडियस।
तो सबसे पहले तो आप इस रेडियस के फॉर्मूले को ना सिर्फ एडजस्ट करिए, याद करिए, ठीक। इसके बाद आप अपनी बेसिक जानकारी लगाइए। mv को हम लोग बोला करते थे मोमेंटम, तो दिस रेडियस आल्सो बिकम्स मोमेंटम अपॉन qb। एक और फॉर्मूला, ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन याद करें, दिस इज 2m काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब दिस रेडियस आल्सो बिकम्स स्क्वायर रूट ओवर 2m काइनेटिक एनर्जी होल डिवाइडेड बाय qb। एक फॉर्मूला और बना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखे हैं कि अगर v वोल्ट से 0 वोल्ट की तरफ कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो qv यहां एनर्जी है, यहां एनर्जी 0, तो दिस ऑल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया गया है तो किसी पोटेंशियल डिफरेंस से किया गया होगा। जितना qv की पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड की गई वो सारी की सारी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। तो चार्ज पार्टिकल के केस में अगर उन्हें किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया गया है तो दिस काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज qv एंड दिस v एंड दिस v इज नॉट सेम। ये वेलोसिटी इसलिए इसको कर्ली v लिखा है, इसे कैपिटल V में ऐसे डैश लाइन बनाकर लिखते हैं ताकि कोई एरर ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। 2m qv upon qb, this is also a formula for radius। इसके अलावा 11th की कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं। सबको 11th का एक फॉर्मूला याद होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, थर्मल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा F/2 kT, K फॉर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद करिए, एंड T फॉर टेंपरेचर। तो अगर किसी पार्टिकल को पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं, भले वो चार्ज होना हो, भाड़ में जाए, क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस से नहीं, हीट से, थर्मल एनर्जी से उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, उससे मोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे समय पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये बनता है। तो दिस रेडियस आल्सो बिकम्स स्क्वायर रूट ओवर 2m qv is the kinetic energy, and kinetic energy can be written as F/2 Boltzmann constant times temperature divided by qv। These are 5 formulas for radius of a particle moving in circular path under influence of magnetic field। ये 5 फॉर्मूलाज, लास्ट वाला हालांकि अपने बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट या बहुत जरूरी नहीं है, आप ये 4 फॉर्मूला तो याद करके रखिए। इस चैप्टर के जितने न्यूमेरिकल्स हैं जो रेडियस से रिलेटेड आएंगे वो इन 4 फॉर्मूलाज में बन जाएंगे। आप इन्हें मगअप कर लीजिए। कैसे बने हैं फॉर्मूलाज मैंने आपको दिखाया, इनका लॉजिक भी बताया है। ये रेडियस आपके दिमाग में सेटल्ड रहनी चाहिए। इन रेडियस के बाद अब चर्चा करेंगे, जब ये पार्टिकल सर्कल में घूम रहा होगा तो घूमने की क्या फ्रीक्वेंसी होगी, घूमने का क्या टाइम पीरियड होगा, रेडियस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टाइम पीरियड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कैसे कैसे इन पाथ के वेरिएशंस आते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोगों ने काफी सारा काम किया है। फोर्स का नेचर पढ़ा है कि हाउ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, उसका नेचर कैसा है, वो परपेंडिकुलर केस में काम करती है, पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं करती है। जब पैरेलल एंटी पैरेलल का केस होता है, पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, फोर्स 0 होती है, मैक्सिमम फोर्स कब होती है देखा। और परपेंडिकुलर इंसिडेंस में सर्कल में घूमता है पार्टिकल, और एक बात ये भी देखिए कि उसकी रेडियस कितनी है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, डिफरेंट 5 फार्मूलाज बनाए। एक और बात निकाली कि मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पर कोई वर्क नहीं करती, और वो प्रूफ भी किया हमने आज। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क ना करने का आउटपुट ये है कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पार्टिकल की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा तो इसका मतलब सीधा सा है कि किसी भी पार्टिकल की अगर स्पीड बदल गई तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं, किसी और के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने का एक मेथड होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर पार्टिकल जा रहा है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलावा कोई और फील्ड भी मौजूद है। फिलहाल इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अगले लेक्चर में इन सब बातों को जरूर करेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर को यहाँ तक रोक रहे हैं। एक मिनट का रिवीजन कर लिया जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमने ये किया कि मूविंग चार्ज पर फोर्स कैसे लगती है, उसका फॉर्मूला देखा, उसके स्पेशल केसेस देखे, क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोगों ने डायरेक्शन निकालने का 1 मिनट प्रैक्टिस भी करी। क्रॉस में पहले भी सिखा चुका हूं। V क्रॉस B की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के लिए, V क्रॉस B का ऑपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे डायरेक्शंस में गलती करते हैं तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि आप भी गलती करेंगे, आप चाहे क्लास के टॉपर हैं फिर भी गलती करेंगे, हर साल बच्चा करता है, सीखना है इसे। इसके बाद मैंने 3 केस बताए, 3 तरह से हम चल सकते हैं, पैरेलल, एंटी पैरेलल, परफेक्ट परपेंडिकुलर, ओब्लीक। हमने पैरेलल, एंटी पैरेलल, परफेक्ट परपेंडिकुलर कर लिया है, अगले लेक्चर में ओब्लीक करेंगे। चलिए आगे देखिए। पैरेलल एंटी पैरेलल में पाथ स्ट्रेट लाइन रहेगा, फोर्स लगेगी नहीं, एक्सेलरेशन नहीं होगा, स्पीड भी सेम, वेलोसिटी भी सेम, सब कुछ सेम। इसके बाद परफेक्ट परपेंडिकुलर के अंदर हम देखते हैं
कि वर्क डन 0 आता है, स्पीड नहीं चेंज होती है, एक्सेलरेशन लिखा है, फोर्स लिखी है और वगैरह वगैरह सारी बातें कर ली। स्पीड में कोई चेंज नहीं आता, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन बदल सकती है सर। इसके बाद में सर्कुलर पाथ देख लिया, कहानी यहां तक पहुंच गई, आज का लेक्चर कंक्लूड होता है। अब आज के लेक्चर को यहाँ रोकते हैं, अगले लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, कई सारे इसके सवाल करेंगे, कई केसेस करेंगे, प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी रीजन में पार्टिकल घूमता है, वो सारी बातें करेंगे। लेकिन हमें देखते रहे, देखने से फायदा होगा, आप बोर्ड के अकॉर्डिंग अपनी पूरी तैयारी साल भर कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। लेकिन आरटी अकेडमी पर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तो हम देखेंगे चार्ज पार्टिकल सच में सर्कल में घूमता कैसे है, कितना टाइम लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मिलेंगे अगले लेक्चर में।